नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना महामारी के बीच इस खतरे से निपटने के लिए अब आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, लगातार मास्क लगा कर रखें और तब तक मास्क ना उतारें जब तक आप ये सुनिश्चित ना कर लें कि लोगों से दूर हैं, अलग हैं, जैसे कि हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। और इसके लिए तो बाकायदा न्यूज़ 18 इंडिया ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क ही इस समय कोरोना से इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना संकट के दौरान जहां एक तरफ लोग दवाओं और ऑक्सीजन के लिए मुश्किल में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए काला बाजारी भी लोग कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि इन काला बाजारियों को किसी की जान की कोई परवाह नहीं। इन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने पैसे से। 3 तस्वीरें इसी के तहत आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर तो है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां एक अस्पताल के मालिक ने ज्यादा कमाई के चक्कर में अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा दिया। जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के कटिहार जिले की है। वहां से कालाबाजारी करने वाले गिद्ध ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए और प्लेटफॉर्म से ये कालाबाजारी का धंधा शुरू होने वाला था। गाड़ियों में लाद कर इसे ले जाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें पकड़ लिया गया। जबकि तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की है। वहां पुलिस ने जालना जिले में छापेमारी की और ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी तादाद में बरामद किए। ऑक्सीजन सिलेंडर एक गोदाम में रखे होने की जानकारी मिली थी और उसके बाद छापेमारी में ये ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए और उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इस कालाबाजारी में शामिल थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों पर एक कड़ी कार्रवाई करते देखा गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शहर के मशहूर अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कारोबारी और अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती मरीजों को लगवाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। 2 दिन पहले ही गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। सूरत में गिरफ्तार एक आरोपी सपन जैन से पूछताछ की गई और उसके बाद ही पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये छापेमारी की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नकली रेमडेसिविर के इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड कौन है जो अंतर्राज्यीय स्तर पर इस तरह का रैकेट चला रहा है, और आखिर कब पुलिस उस तक पहुंच पाएगी। तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ है कि कहीं भी किसी भी तरह से काला बाजारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हमने ही की है ना, और इसीलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह से रेमडेसिविर की या ऑक्सीजन की या कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की यदि काला बाजारी होगी तो रासुका की कार्रवाई होगी। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। अमित, लेकिन ये एक घटना नहीं है, देश भर के अलग अलग इलाकों से इस तरह की कालाबाजारी की खबरें आ रही है और मौके का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। केंद्र की ओर से क्या कोई ऐसी ठोस तैयारी है कि कोई ऐसी कार्रवाई भी हो जिससे लोग सबक लें और इस तरह से लोगों को परेशान ना होना पड़े? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी बैठक की थी 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, स्पष्ट निर्देश दिया था कि कालाबाजारी के खिलाफ पूरी तरीके से अभियान चलाना चाहिए, सख्त अभियान चलाना चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और उसके बाद तमाम ऐसी जो कार्रवाई हैं, कोरोना की जो भीषण स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद के हालात, तमाम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही हैं।
कस्टम द्वारा की जा रही हैं, अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जा रही हैं। तो जिसका नतीजा ये है कि इतनी गिरफ्तारियां हमें देखने को मिल रही है प्रशांत। और अब केंद्र सरकार बराबर ऐसे मामलों को देखते हुए समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है, समय समय पर दिशा निर्देश जारी करती है सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। और उसी के तहत यहाँ पर सारे जो राज्य हैं अपनी ओर से भी कार्रवाई करते हैं, उन दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखकर कार्रवाई करते हैं। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे और आगे इन ऐसी चीजें, चाहे दवा की मांग बढ़ेगी, ऑक्सीजन बेड की मांग बढ़ेगी, इससे जुड़े जो कालाबाजारी चलाने वाले जो गिरोह है वो भी सक्रिय होंगे। और इसको देखकर पुलिस के सामने, एजेंसियों के सामने चुनौती है कि कितनी सक्रियता, कितनी पुख्ता तरीके से वह कार्रवाई करें। केंद्र की ओर से तो निर्देश दिए गए हैं, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग राज्यों से ये खबरें आती है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। दिवाकर, बिहार में एक ऐसी ही कार्रवाई हुई। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एक ट्रेन रवाना हुई थी, इसमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके लाए गए थे और इसकी कालाबाजारी होने वाली थी बिहार में। क्या पता चल पाया है कि आखिर कैसे ये लोग इतनी बड़ी तादाद में सक्रिय हैं और क्या कार्रवाई की तैयारी वहां देखी जा रही है जमीनी स्तर पर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जो भी कालाबाजारी की जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, तमाम जो कालाबाजारी की जा रही है उसके खिलाफ सरकार लगातार एक्शन ले रही है। लेकिन लोकमान्य तिलक टर्मिनल से अगर ट्रेन से लदकर जो है बिहार के लिए अगर ऑक्सीजन अवैध तरीके से जाता है तो एक बड़ा गंभीर मामला है प्रशांत, क्योंकि लोकमान्य तिलक टर्मिनल नॉर्थ इंडिया के लिए जाने वाला सबसे बड़ा टर्मिनल है, जहां से बड़ी संख्या में ट्रेनें नॉर्थ इंडिया के लिए जाती हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आरपीएफ की जिम्मेदारी होती है सामान को देखने की, क्या सामान ट्रेनों में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। जीआरपी की जिम्मेदारी होती है कि आखिर किस तरह से जो चीजें जा रही हैं कानून व्यवस्था बनी रहे और तमाम जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो स्टेशनों पर ना घुस पाए। तो ये रेलवे और सरकार को मिलकर जांच करने की जरूरत होगी और दोनों को कोऑर्डिनेट करके ही जब जांच होगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर उस ट्रेन में कैसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए थे और किसने ये ऑक्सीजन सिलेंडर रखवाए थे, जो बिहार में जाकर उतरे हैं, जहां पर खुलासा हुआ है कि अवैध तरीके से कालाबाजारी करके ये सिलेंडर लाए गए थे। तो साफ तौर पर फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सबसे अहम चीज की राजेश टोपे लगातार ये कहते रहे हैं प्रशांत की जो भी कालाबाजारी होगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन और इस पर जांच पड़ताल की भी बात कही जा रही है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सख्त कार्रवाई हो ताकि लोगों को सबक मिल सके। महाराष्ट्र से ही इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जालना जिले में एफडीए और पुलिस की कार्रवाई में ऑक्सीजन सिलेंडर के अवैध गोदाम का पता चला। इस छापेमारी में गोदाम से कई बड़े और छोटे सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस को जालना के गरीब शाह बाजार में एक गोदाम के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एफडीए की टीम वहां पर पहुंची, छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और बड़ी तादाद में सिलेंडर बरामद किए गए। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग इस कालाबाजारी में शामिल थे। बिहार के कटिहार जिले में पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी की है। देर रात हुई इस छापेमारी में 226 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। बताया गया कि ये सभी सिलेंडर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे ट्रेन के जरिए और इन्हें स्टेशन से बाहर सप्लाई किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और फिर सारे सिलेंडर जब्त कर लिए गए और अब उन लोगों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। आपको दिखा सकते हैं, ये सूचना के बाद पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं इस तरह के सिलेंडर को लोड कर लिया गया था और गाड़ियों में, लेकिन ये सिलेंडर किनका है और कहाँ तक पहुँचाना था इसका कुछ तक साफ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि तमाम जो बिंदु है एक एक सिलेंडर को दिखाते हैं, ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहिए, लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हमारे साथ सदर डीएसपी हैं, अब आगे क्या होगा आइए बात करें। सर, बड़ी संख्या में सिलेंडर को रोका गया, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या किया जाएगा? हाँ, आगे क्या किया? हाँ, स्टेशन के वीआईपी गेट पर जैसे हम लोग को सूचना मिली जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 kg का है,
लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है LTT लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है। दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि ये लोग एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी किया करते थे। दोनों के पास से पुलिस ने दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई इन पर की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये पिछले कितने वक्त से इस तरह की कालाबाजारी में शामिल थे। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब तो उन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है जो कि एम्बुलेंस में मौजूद है, दवाइयों की तक कालाबाजारी हो रही है और एम्बुलेंस में काम करने वाले लोगों को अब पकड़ा जा रहा है। क्या पता चल पाया है? क्या ये कोई और बड़ा नेटवर्क है जो इस तरह की नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा था? जी देखिए, बहुत बड़ा नेटवर्क है इस पूरे प्रकरण के पीछे, रैकेट के पीछे जो ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि इन्हीं एम्बुलेंस से ऑक्सीजन सिलेंडर्स निकाले जाते थे और इनको करीब 4 गुना 5 गुना महंगे दामों पर ज़रूरतमंद मरीजों को बेचा जा रहा था। और यहाँ तक ये भी हो रहा था कि कई बार खाली सिलेंडर भी भेज दिए जाते, कई बार ऐसा भी होता कि मरीजों से पैसे ले लिए जाते और उनको सिलेंडर नहीं सप्लाई होता। तो करीब 8 से 10 लोग इस पूरे के पूरे रैकेट में हैं। 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस यही पता लगा रही है कि आखिरकार इस रैकेट के तार किससे जुड़े हैं। जहां तक दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की बात है प्रशांत, तो हम देखें कि पिछले 25 दिनों में अलग अलग तरीके से इस आपदा काल में किस तरीके से ठग या हम कहें गिद्ध या हम कहें कालाबाजारी से जुड़े लोग जो सक्रिय हैं, कैसे अलग अलग तरीके से वो सक्रिय हैं, किस तरीके से आम जनता को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने खासकर पूरे देश में इस पहलू का, ऐसे अलग अलग पहलू का उजागर किया है और अन्य देश की एजेंसियां भी सक्रिय हैं। तो अभी भी आने वाले दिनों में चुनौती है कैसे इन लोगों पर काबू पाया जाए और जल्दी से जल्दी इनकी कारगुजारियों को उजागर किया जाए। और कार्रवाई की जरूरत भी है। बिहार में इसी तरह की कार्रवाई, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी दवा और कोरोना जांच में इस्तेमाल होने वाले सामान की कालाबाजारी करने वाले लोग अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। हैरान की बात यह है कि सभी लोग अस्पतालों में काम करने वाले ही कर्मचारी हैं। इन लोगों के साथ एम्बुलेंस में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि ये सभी लोग मिलकर सरकारी दवाएं और सामान चुराते थे और फिर बाजार में महंगे दाम पर बेच दिया करते थे। इन लोगों ने अस्पताल से सामान चुराकर अपने घरों में इकट्ठा कर लिया था और इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में सामान भी बरामद कर लिया है। इस दौरान एक आदमी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ के बाद कई निजी अस्पतालों और लैब में भी छापेमारी की गई है और वहां से सरकारी अस्पताल का सामान भी बरामद किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में ये एक कहर के बीच एक राहत वाली भी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 3,66,000 केस सामने आए हैं, जो एक दिन पहले आए मामले से करीब 40,000 कम है। बीते 24 घंटों में कोरोना के वजह से ही 3,754 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह मुंबई में मौजूद हैं। दिवाकर, कोरोना का ग्राफ नीचे गिर रहा है, यानी कि नए केस कुछ सामने आए हैं जो पिछले दिनों की तादाद से कम हैं। क्या वजह बताई जा रही है? महाराष्ट्र में इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कवायद की गई और सरकार का इस पर आधिकारिक तौर पर क्या बयान है? देखिए, साफ तौर पर 15 अप्रैल से महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित किया गया और उस लॉकडाउन के बाद कुछ हफ्ते यानी 2 हफ्ते जो 30 अप्रैल तक के बीच का लॉकडाउन था, केसेज कम नहीं हो रहे थे। 60,000 से ज्यादा केसेज महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे थे। लेकिन 1 मई के बाद जब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया और 15 मई तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है, उस दौरान केसेज में काफी कमी देखने को मिली है। पहली बात यह कि अब 50,000 से ज्यादा केसेज दर्ज हो रहे थे, लेकिन कल जो केसेस सामने आए वो 48,000 के आसपास केसेस सामने आए। सरकार का ये कहना है कि 3 चीजों को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग, यानी पहले ट्रेस करना, फिर उनका टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद उनको इलाज देना। ये 3 चीजों पर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी लगातार काम करती रही है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। महाराष्ट्र में अगर देखें
तो 2 से 2.5 लाख जो सरकार ये दावा करती रही कि हम लगातार टेस्टिंग बढ़ा रहे जी। हैं और इसी के चलते हम एक लोग तक पहुंच रहे हैं जिससे उनकी टेस्टिंग हो, उनमें अगर सिम्टम दिखे तो उन्हें अस्पताल में एडमिट बिल्कुल किया जाए, दिवाकर। उनको इलाज किया जाए। तो और दूसरी अहम चीज ये कि लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी है। जो लॉकडाउन घोषित किया गया, सरकार ने अपील की थी कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। इसीलिए लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है। मुंबई की और सड़कों ये पर बहुत सन्नाटा है और जरूरी यही भी वजह है दिवाकर, क्योंकि जहां शासन प्रशासन अपनी ओर से काम कर रहा है वहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जहां ये घटनाएं दुख पहुंचाती है और न्यूज़ 18 भी इसीलिए लगातार कोरोना काल के उन गिद्धों को बेनकाब कर रहा है। अब एक ऐसी ही हकीकत दिखाने जा रहे हैं हम आपको सोचने पर यह तस्वीर मजबूर कर देगी कि कैसे कुछ लोग इस आफत काल में भी अपना ईमान बेच चुके हैं। कोरोना से जूझते मरीज को आखिर क्या चाहिए? ऑक्सीजन, दवाइयां और एम्बुलेंस। लेकिन सच तो यह है कि मरीजों के तीमारदारों को ये तीनों चीजें बड़ी कीमत देकर हासिल करनी पड़ रही है। 250 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस चालक जरूरतमंदों से 80,000 रुपए भी किराया वसूल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस पर यकीन ना हो, तो हकीकत जानने के लिए आप देखिए खुद हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़का एम्बुलेंस हो जाता है? हो जाएगा। कितने दाम किराया ऊपर? 50,000 रुपया चार्ज होगा। हैं? 50,000 रुपया चार्ज होगा। कोरोना से त्राहिमाम मचा है। वायरस इंसान के फेफड़ों पर हमला कर रहा है। हर रोज ये महामारी हजारों लोगों की जान ले रही है, तो गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन और एम्बुलेंस सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। लेकिन अफसोस की सबसे बड़ी जरूरत के लिए मरीजों के तीमारदारों से मोटी रकम वसूली जा रही है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए तो जेब ढीली करनी पड़ ही रही थी, अब एम्बुलेंस के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार शिकायतें मिल रही है कि निजी एम्बुलेंस संचालक कोविड मरीज और उनके परिजनों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं, यानी आपदा में भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो न्यूज़ 18 आज यही खुलासा करेगा कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालक किस कदर मनमानी कर रहे हैं। कोरोना काल के मुनाफाखोरों का चेहरा बेनकाब करने के लिए हमने ऑपरेशन गिद्ध के तहत आपको दिखाया था कि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस चालकों ने किस तरह लूट मचा रखी है। तो आज हम आपको बिहार का हाल भी दिखाएंगे, जहां आपदा में अवसर तलाशने वाले गिद्धों की कमी नहीं है। हमरा सीरियस से पेशेंट तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में कोविड मरीज बड़का गरीब है तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दो। 40,000 रुपया लगते। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस देने वाली एजेंसियों का पता ढूंढना शुरू किया। बहुत जल्द हमारी टीम को एम्बुलेंस एजेंसी की एक लंबी लिस्ट मिली, जिसके बाद हमने एक एक कर उन्हें खंगालना शुरू किया। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज का परिजन बनकर इन एजेंसियों को कॉल करना शुरू किया। हमने सबसे पहले शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और जो सच्चाई हमारे सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। शक्तिमान से बजे छो भागलपुर ले जाए छे गाड़ी पेशेंट के लोग कहाँ से? एनएमसीएच। भागलपुर ले जाते हैं। हाँ भागलपुर ले जाए छे। तोहर नंबर एगो एम्बुलेंस वाला से मिल रहे भागलपुर यहाँ एनएमसीएच में। तो हमरा पेशेंट का ऑक्सीजन तब उतर जाते अब उठा से ऑक्सीजन हमरा सीरियस से पेशेंट तो भागलपुर में हॉस्पिटल छोटा एडमिट करे आईसीयू में कोविड मरीज बड़का गरीब है तो कते दिया पड़ते तो जल्दी बता दो। 40,000 रुपया लगते। 40,000 लगता है।
कथी का वो अथी वाला वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस ना, आए? वेंट वाला एम्बुलेंस ना चाहिए। हाँ हाँ वेंट वाला। हाँ तो वेंट वाला 40,000 लग जाता है, जी। कम सम नहीं होता है। पटना से भागलपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, लेकिन 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के एवज में शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने हमारे अंडर कवर रिपोर्टर से पूरे 40,000 रुपए मांगे। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान एम्बुलेंस सर्विस ने तो बहुत कम पैसे मांगे थे। जी हां, हमने पटना से संचालित होने वाले नालंदा एम्बुलेंस सर्विस को कॉल किया और यहां जो हमें सुनने को मिला उससे तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कौन हॉस्पिटल से जाना है? NMCH भागलपुर। NMCH से। हाँ तो पेशेंट छे अभी वेंटिलेटर पर नहीं छे, लेकिन वहाँ भागलपुर ओकरा लो जाए छे सीरियस छे, ओकरा वेंटिलेटर पर डालबे ओठा भागलपुर में। तो ऑक्सीजन चाहिए ना सर? बड़का वाला एम्बुलेंस अगर दे देबो तो चल जेते। वेंट वाला? हाँ अच्छा ठीक है, हम बात करके बताते हैं। तो बात करके कते देर में, तो जल्दी में छिए हम तो कुछ जल्दी में कहाँ से हो जाए? कते ओकर किराया कते छे, ओकर हाँ किराया कते दिया पड़ जेते? कम से कम 80 पड़ जाएगा। 80,000 पड़ जाता है वेंटिलेटर वाला के? हाँ, तो कुछ कम सम कह दो ना, आधा घंटा में लो जावे। ठीक है, बात ड्राइवर से पहले बात करते हैं। 40 में नहीं होता है? 40 में बात करते हैं ड्राइवर से। हेलो हेलो। यानी नालंदा के संचालक ने जो कहा आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि नालंदा एम्बुलेंस ने तो सीधा किराया 80,000 बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ मरीजों की जान जा रही है, परिजन लगातार अस्पताल में अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो जान बचा दो। लेकिन जब मरीजों की हालत चिंताजनक हो जाती है, अस्पताल अगर बदलना पड़ जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही एम्बुलेंस चालक के पास लोग फोन करते हैं। लेकिन फोन करने के बाद मजबूरी का कैसे फायदा उठाया जाता है ये आपने सुना। यानी नालंदा एम्बुलेंस सर्विस ने 80,000 रुपया किराया बताया। हम लगातार कहते रह गए कि कम कीजिए, कम कीजिए। उसने कम नहीं किया और फोन काट दिया। हमारी अंडर कवर टीम ने ये तो पता कर लिया कि बिहार में बड़ी एम्बुलेंस के लिए फिलहाल लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ रही है, लेकिन अभी छोटी एम्बुलेंस के किराए के फर्जीवाड़े का पता लगाया जाना बाकी था। लिहाजा हमने पटना एम्बुलेंस सर्विस के एजेंट को फोन किया। आप खुद सुनिए, बड़ी और छोटी एम्बुलेंस के लिए पटना एम्बुलेंस सर्विस ने हमसे कितने पैसे मांगे। बड़का वाला एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन अच्छा बड़ा वाला में कथी कथी रहे छे? बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा आपका, वेंटिलेटर रहेगा, मॉनिटर रहेगा। अच्छा कितने किराया दे देबे ओकर बड़का के? बकाया किराया पड़ जाएगा आपका 45,000 रुपया। 45,000? 45,000। आए? भागलपुर खास जाना है ना, किधर जाना है? भागलपुर खास टाउने में जाए छे। भागलपुर खास जाना तो 43,000 रुपया पड़ जाएगा भैया। 43? हाँ 35 में नहीं होता है? ना भैया 35 में नहीं होगा। छोटका 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 है लेकिन उसमें सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं है भैया। अच्छा छोटका कते पड़ जाते? छोटका का पड़ जाएगा 20,000 रुपया। छोटका के 20,000? हाँ जाहिर है एम्बुलेंस के किराए का कोई तय पैमाना नहीं है। मौके का फायदा उठाने वाले गिद्ध मजबूर लोगों से मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। मरता क्या ना करता की तर्ज पर लोगों को इन शैतानों को पैसे देकर अपने परिजनों की जान बचानी पड़ रही है। हालांकि कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर ऐसे भी हैं जो अब भी देवदूत की तरह काम कर रहे हैं। वो लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे और जायज किराया ले रहे हैं। आप खुद सुनिए, पटना से भागलपुर के लिए इन 2 एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कैमरे पर हमसे कितने पैसे मांगे। तो कितना किराया? जी 12,000 रुपया सर, 12,000 रुपया। क्या सब होता है वेंट एम्बुलेंस? वेंट है, बाइपअप है, सेक्शन मशीन है, इन्फ्यूजन है, निमुलाइजर है, विथ पैरामेडिकल स्टाफ है, फुल्ली ऑक्सीजन, 2 जंबो सिलेंडर रहता है उसमें जो कि फुल रहता है। शिकायतें आप लोगों के पास नहीं? हम लोग का शिकायत कुछ नहीं, हम लोग तो डेटे नहीं वैसा बोल रहे हैं कि शिकायत आएगा।
जो जेन्युइन है यही ले रहे हैं हम लोग। एम्बुलेंस अगर भागलपुर जाए तो क्या 12,000, छोटा वाला का 6,000, 6,000, रेंट एम्बुलेंस का 12,000। जाहिर है कोरोना के संकट काल में हर कोई बेईमानी पर उतारू नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ईमान जिंदा है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कोरोना से जूझती आम जनता को पैसे बनाने की मशीन समझ रहे हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस सेवा के एवज में हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी महामारी में मुनाफाखोरी करने से पहले 100 बार सोचे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे लोग बारिश होने के बावजूद लाइन में ही खड़े दिखाई दिए। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद हजारों लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे और भीड़ की वजह से लाइन में लगे लोग बारिश होने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हटे। उत्तर प्रदेश के शामली में एक कोविड अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने एक मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत वसूली और पैसे लेने के बाद भी मरीज को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया। ऑक्सीजन न मिलने से मरीज की कुछ ही देर बाद मौत भी हो गई, जिसके बाद मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के CMS ने भी दोनों पक्षों को अपने पास बुलाया और रिश्वत के पैसे कर्मचारियों से उन्हें लौटा दिए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी कर्मचारी मारे गए आदमी के परिवार वालों से माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे की शादी का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस महामारी की वजह से राज्य में कई पाबंदियां लागू है। शादी समारोह में भी सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे की शादी में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं, जमकर जश्न मनाते दिखाई दिए, कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाते दिखाई दिए हैं। इस शादी समारोह में 150 से ज्यादा लोग मिलकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर यह जश्न मनाया जा रहा है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही दूसरे नियमों का। बड़ी तादाद में लोग साथ मिलकर डांस करते नजर आ रहे हैं। ये शादी 5 मई को हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। कोरोना के बढ़ते कहर के बावजूद बिहार में सरकार के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसकी एक तस्वीर वैशाली से भी सामने आई है। बीती रात एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग न केवल शामिल हुए, बल्कि वहां आने वाले लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। शादी में शामिल लोग मास्क तक पहने नजर नहीं आए। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों ने हथियार भी लहराए, फायरिंग भी की। बारात में शामिल लोग जमकर डांस करते दिखाई दिए हुए मिलजुल कर। बताया गया कि बारात समस्तीपुर से राघोपुर शिवनगर आई थी। शादी में नियम तब टूट गया जब बिहार में लॉकडाउन लागू है और शादी समारोह में 50 लोगों के ही शामिल होने की बंदिश है। इसके बावजूद यहां 2 घातक हरकत की गई है। एक तो शादी समारोह में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और दूसरा हथियार भी लहराए गए, जो फायरिंग जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, जबकि नियम यह है कि लिमिटेड लोगों को ही ऐसे समारोह में शामिल होने की इजाजत है। इन सारे नियमों को ताक पर रखकर यहां जश्न मनाया गया। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ना ही कोई मास्क लगाया नजर आया। यहां तक कि हथियार भी लहराते लोग नजर आए हैं। बिहार की राजधानी पटना में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत मिली। कई केंद्रों पर भारी भीड़ इसके बाद उमड़ पड़ी।
राजधानी के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर तो मेले जैसा मंजर दिखाई दिया, जहां लोग काउंटर पर एक दूसरे से नजदीक नजदीक खड़े नजर आए। हाथों में आधार कार्ड की कॉपी लेकर काउंटर पर पहुंचने वाले सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे थे। लोगों का आरोप है कि व्यवस्था में कमियों की वजह से कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है इस वैक्सीनेशन सेंटर पर। इससे लोगों को वैक्सीन लेने के दौरान ही बीमारी की चपेट में आने का भी खतरा है। लगे जब करीब 9 बज गया, 9 साढ़े 9 के बीच में एक गार्ड जो है जैसे तैसे टोकन बांटने लग गया। हम लोग सोचे ऐसे ही टोकन होगा, लेकिन पता चला कि लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं, किसी को उसके लिए मारामारी हो गई है। और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। कोरोना हराएगा। देखिए एक दूसरे के लोग सटे हुए, उसमें क्या कोरोना, कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ। पंजाब के अमृतसर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके लोग इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। हालांकि अमृतसर में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी जोर पकड़ चुका है, लेकिन वैक्सीन लेने के लिए उमड़ने वाली भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती दिखाई नहीं दे रही है। अमृतसर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर तो लोग मामूली दूरी भी बनाते नजर नहीं आ रहे हैं। वैक्सीन लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग सेंटर के दरवाजे और काउंटर पर जमा हो गए। भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस बल को भी यहां बुलाने की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस वाले भी भीड़ के सामने हाथ जोड़कर समझाते हुए दिखाई दिए। भीड़ के इस रवैये को देखकर कई लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर ही कोरोना की चपेट में आने का डर सताने लगा है। कोरोना से बचने के लिए थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। इतना रश था तो मुझे डर लग रहा था कि यहाँ ना कहीं कोरोना हो जाए। इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि डिस्टेंस होना चाहिए। इतना लोगों प्रचार हो रहा है कि डिस्टेंस रखो, हाथों को बार बार धो, मास्क पहनो, और मैंने देखा कि कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे और इतना रश था कि डिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं था। वैक्सीन और ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर कोरोना संकट पर राजनीति करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन के ऑडिट की जरूरत बताई और टीवी पर लगातार विज्ञापन देने के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़, और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये 1,34,00,000 वैक्सीन। इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं। अरविंद जी, 6 मई, आज से 3 दिन पहले 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मीट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मीट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी।
और उसके बाद राघव चड्डा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात, ऑक्सीजन और बेड की कमी पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से कड़े सवाल किए। मरीजों को बेड के लिए वेटिंग लिस्ट बनाने पर भी हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया है और कहा है कि ये भी संभव है कि वेटिंग लिस्ट में नीचे वाले मरीज को बेड की जरूरत ज्यादा ना हो। ऐसे में वेटिंग लिस्ट किस काम की? वॉलंटियर डॉक्टरों को दिल्ली सरकार के अस्पताल और ऑनलाइन कंसल्टेशन से जोड़ने के लिए अखबारों में ऐड देने के मामले पर भी हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट नाराजगी जाहिर करते हुए कह रहा है कि इससे बड़े अखबारों में विज्ञापन क्यों नहीं दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान तो बड़े अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दिए जाते हैं, अभी क्यों नहीं दिया गया? दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ वार्ड बढ़ाने से आखिर क्या होगा जब अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं होंगे। दिल्ली के पास नोएडा में वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा दिखाई दी। नोएडा में आज से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है और पहले ही दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुट गई। जिला अस्पताल के बाहर भीड़ बेकाबू होती दिखाई दी तो अस्पताल प्रशासन को पुलिस फोर्स भी बुलाना पड़ा। इसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को एक दूसरे से दूर खड़े होने की भी नसीहत दी। जिला अस्पताल में 18 साल से ज़्यादा उम्र के 400 लोगों को टीका लगना था, लेकिन ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से यहाँ भीड़ ज़्यादा जुड़ गई। और एक और तस्वीर नोएडा की ही आप देख रहे हैं। नोएडा के भंगेल में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुँचे, लोगों को यहाँ संभालना मुश्किल हो गया, पुलिस बल को बुलाना पड़ा और फिर स्पीकर के जरिए लोगों को वो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम एक बार फिर बताते नजर आए। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ जुटने से हंगामा खड़ा हो गया। आज से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हुआ है, लेकिन प्रेम नगर के इस सेंटर में 11 बजे तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हो सका, जबकि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। सैकड़ों लोगों के साथ एकजुट हुए लोग यहां हंगामा करते दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग भी अब ये भूलते जा रहे थे। सारे नियमों को इन्होंने ताक पर रख दिया और फिर उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। 10 बजे वहाँ से यहाँ आए तो हमने लाइन लगाई हुई, कितनी देर से हमें यार चेक होने के बाद हम उधर गए, उन्होंने मना कर दिया हमें। अब देखो वो सब बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग। हम बेवकूफ़ है सर, 8:30 बजे से बेटा बैठाया हुआ है घर पे, बच्चे 2 मेरे। कितने बजे पता चला था आपको? यहाँ सर मैंने 10 बजे, कल की मेरी बुकिंग थी कि 10 बजे मेरे को यहाँ लगेगी। ये भीड़ भाड़ लगी थी, सोशल डिस्टेंसिंग तो होनी पड़ी है। सर देखो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। 100 नंबर पे कॉल कर लिया है, 100 नंबर वाले भी आए थे, देख के चले गए, कोई कुछ कर नहीं किया। कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत करने में जुटे हैं। समाजसेवी संस्थाएं इस आफतकाल में जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने अब मोर्चा संभाला। नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया और इसी के तहत आज INS त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के कतर से मुंबई पहुंचा है। इसके अलावा INS कोच्चि और INS तबर भी सिंगापुर से राहत सामग्री लेकर के मुंबई पहुंचा है। नौसेना का ऑपरेशन समंदर सेतु 2 चल रहा है और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसे बड़ी मात्रा में लोड कर हिंदुस्तान ला रही है। उनमें से एक जहाज है INS त्रिखंड, ये इंडियन वॉरशिप है और ये जहाज जो है वो तकरीबन 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कतर से लेके आया है। ये जहाज 5 मई को कतर पहुंचा था और 5 मई को ये 2 ऑक्सीजन टैंकर हैं वो इसमें अपलोड किए गए थे। अपलोड करने के बाद 5 दिन बाद ये मुंबई पहुंचा है और मुंबई में बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो 2 टैंकर है, इसमें एक टैंकर में तकरीबन 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है वो यहाँ से अब जहाज से ऑफलोड किया जा रहा है। अब इस टैंकर को
बड़े ट्रक में रखा जाएगा और ट्रक में रखने के बाद जो ज़रूरतमंद जगह है जहाँ पे इस जो ऑक्सीजन सप्लाई की जगह है मेन एरिया, वहाँ पर इस टैंकर को भेजा जाएगा ताकि उस जगह से छोटे छोटे जगह पर अस्पताल और जहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँचा जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि जब कोरोना वायरस का वेव 1 था, जब भारत ने भी कई देशों की मदद की थी इसी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन और जो दूसरी चीज़ें वो पहुँचाकर कई देशों की मदद की थी। अब जब भारत संकट में है तो दूसरे देश से अपना फर्ज निभा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत को जो मदद मिल सके वो मदद पहुंचा रहे हैं। उसी की तर्ज पर जो फ्रेंच कंपनी है उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब INS सीक्वेंस से वॉरशिप से जो ऑक्सीजन जो कंटेनर था उसे एयरलिफ्ट करने के बाद अब वहाँ पे सीधे कंटेनर में रखा जाएगा। वो कंटेनर सड़क के रास्ते अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन ऑक्सीजन सिलेंडर के जो एरिया है वहाँ पर ये जाएंगे और वहाँ से छोटे छोटे अस्पताल और बाकी जगह पर है वहाँ पर ये कंटेनर पहुँचाए जाएंगे। और जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है नेवी का, उसमें कई 9 जंगी जहाज इस पूरे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में इन्वॉल्व हैं और यही कोशिश की जा रही है कि देश के जो दुनिया के जो तमाम देश है वहाँ से जो मदद मिल रही है, जो केंद्र सरकार की सपोर्ट मिल रही है, उनके सपोर्ट से जो मेडिकल इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन कंटेनर है, लिक्विड ऑक्सीजन है, उनको भारत लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है और इस समुद्र सेतु 2 के तहत कितने जहाज हैं और कौन कौन से जहाज इस ऑपरेशन में चल रहे हैं, क्या क्या हेल्प कर रहे हैं, पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ INS त्रिखंड के कमांडिंग ऑफिसर हरीश बहुगुणा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि INS त्रिखंड किस देश में गया था, क्या क्या हेल्प वहाँ से मिली और कितना बड़ा चैलेंज था इतनी हेल्प को भारत लेके आना? INS त्रिखंड जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, वेरियस कंट्री से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे देश में लाने के लिए, उसके तहत गया था। हम लोगों ने कतर में हमद पोर्ट में हम लोग गए और वहाँ से हमने फ्रांस मिशन के द्वारा जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 2 कंटेनर्स 20 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इन ईच कंटेनर वो हमें दिया गया, उसको हम लोग वहाँ से लेकर आज सुबह मुंबई लेकर आए हैं। ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने जो लॉन्च किया है, ये नेशनल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा एक नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जो चला है, जिसमें कि हम लोग भारत के ज़रूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बाहर के देशों से लेकर आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना का एक भरपूर प्रयास है। और इसी को लेके कई हमारे युद्धपोत कई देशों में जा रखे हैं, जैसे कि बहरीन, कुवैत और कतर में हमारे वॉरशिप्स जाकर वहाँ से कई खेपें लेकर आ रहे हैं और अपने देश में उम्मीद करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को इससे काफ़ी सुकून मिलेगा।